एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी को ही क्यों बेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, डेमोक्रेसी को ही क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो बेसिकली इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या कहता है कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कहां से है, ग्रीक वर्ड डेमोस से, जो कि डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया मतलब होता है रूल्स, यानी पीपल का रूल्स। यानी डेमोक्रेसी लिटरली मीन रूल्ड बाय द पीपल्स, रूल्ड बाय द पीपल्स, यानी लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक यार, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, अब लिंकन ने, अब्राहम लिंकन जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बड़ा फेमस डेफिनेशन दिया है डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट होगी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो लोगों की होगी, दूसरा लोगों के द्वारा होगी, और तीसरा लोगों के लिए होगी। दैट मीन्स वहां पर जो मेन पार्ट होगा, या मेन आप पार्टिकल्स कह लो, या मेन जो भी चीज आप कहना चाहो, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो सेंटर पे होगा वो पीपल होंगे। क्या होंगे? पीपल होंगे, यानी पीपल के ही बेस पर पीपल को ही सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, और उनको एक तरीके से इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी ये प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ओके, सो दैट इज डेमोक्रेसी के अंदर सेंटर पे रहता है वो आपका क्या रहता है? पीपल रहता है। सिंपल वर्किंग डेफिनेशन की अगर हम बात करके इसकी एक डेफिनेशन सिंपल में क्या कह सकते हैं कि यार जहां वो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट विच वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। दैट मीन्स जो रूलर्स होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? पीपल्स के द्वारा चुने जाएंगे। और ये डिस्टिंग्विश करता है, ये डिफरेंशिएट करता है किसी मोनार्की से और डिक्टेटरशिप। यहां पर आपका मोनार्की जो डिक्टेटरशिप में पीपल्स नहीं चुनते, डेमोक्रेसी के अंदर आम लोग, आम पब्लिक जो क्या होती है, वो डेमोक्रेसी के अंदर अपने रूलर्स को चुनती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जिसको कि वन फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में है क्या है, और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आता है। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी की बात करें तो दो तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका स्विट्जरलैंड में, जहां पे पॉपुलेशन कम होती है तो डायरेक्ट पब्लिक को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी रूल्स पॉलिसीज को लाने के लिए। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेट कर जाते हैं, तब वहां पे आपकी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में है, और जो कि इंडिया में भी किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसे कहते हैं, यानी इंडिया के अंदर बेसिकली आप चुनते हो, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं ना, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, उसके बाद हम उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैंडिडेट को जिता देते हैं, जो कि हमारे को रिप्रेजेंट करता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया लाइक उस एरिया से। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। नाउ लिमिटेशंस क्या है इस बेसिक डेफिनेशन की? देखो सीधी सी बात है कि नॉट ऑल गवर्नमेंट्स दैट होल्ड इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। भाई यहां पे कहा गया कि जो रूलर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो वही डेमोक्रेसी होती है, बट ये ऐसा ट्रू नहीं है। हो सकता है बिकॉज क्योंकि जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है उसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। एक ट्रू डेमोक्रेसी नाम की डेफिनेशन होती है। ठीक है, टर्म आता है एक ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई चुना तो जाएगा लोगों के द्वारा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो पहला फीचर्स क्या होता है एक ट्रू डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करें, या ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो उसमें पहला फीचर्स है फाइनल डिसीजन मेकिंग बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी सीधी सी बात है कि जो भी हमने जिनको इलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है,
वही क्या लेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आपने सिंपल से केस देखा होगा कि जब आपका पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट यानी आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपका इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, है ना, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और अभी आपका बिहार में इलेक्शन होने वाला है राज्य स्टेट असेंबली का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो कि लोकसभा हो गया या राज्य स्टेट असेंबली हो गया, यहाँ पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही वहां पे जाके क्या करते हैं, रूल्स, लॉ, बिल, ठीक है, पॉलिसीज ये लेके आते हैं कहाँ, और ये वहां से डिसीजन एक बनता है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके द्वारा, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके द्वारा चुने गए होंगे, बाय कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, है ना। एडल्ट सफरेज का मतलब क्या, भाई सीधी सी बात है, 18 साल से ऊपर की उम्र के जो भी लड़के लड़कियां, ट्रांसजेंडर, एक्स वाई जेड वडेवर, वो सारे क्या है, वोट दे सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला फीचर्स था। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्टेड लीडर मस्ट होल्ड रूरल पावर इन डेमोक्रेसी। डेफिनेशंस उसी चीज के बारे में बात करी गई है। अगर हम मुशर्रफ की बात करें, सिंपल से पाकिस्तान में आप देखोगे कि मुशर्रफ का रूल था एक टाइम पे, 1990s की बात करें अगर हम, तो उस टाइम के बाद से तो मुशर्रफ का रूल था वहां पर। तो उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, तो वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं हुआ था, वहां पे सीधी सी बात है कि मिलिट्री लीडरशिप ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी क्या मांगता है, अकाउंटेबिलिटी मांगता है। समझो कैसे अकाउंटेबिलिटी मांगता है, भाई ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको कि हमने चुना है, कॉमन पीपल ने चुना है। अब मान लो 5 साल बाद यही लोग फिर से हमारे पास आते हैं और इन्होंने अगर सही से काम नहीं किया होगा तो क्या हम इनको चुनेंगे, नहीं, हम किसी और रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, है ना। तो दैट मीन्स इस रिप्रेजेंटेटिव का कॉमन पीपल के प्रति क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और यही अकाउंटेबिलिटी जो होता है एक क्या क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, किसकी, डेमोक्रेसी की। सिविलियन सुप्रीमेसी, और किसकी सुप्रीमेसी होती है, सिविलियन की सुप्रीमेसी होती है, क्योंकि भाई डिसीजंस जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि मान लो कि फार्मर्स बिल का आपने केस देखा होगा, ठीक है, फार्मर्स बिल्स में आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक 2 सालों तक वो क्या आंदोलन चला, और अभी भी शायद चल ही रहा है, लेकिन मास लेवल पर नहीं चल रहा है, बट हाँ चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे उनकी कुछ मांगे थी। अब उस मांग को अगर पब्लिकली मतलब ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है तो वो क्या रिपील किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, उस पॉलिसीज को, उस लॉ को रिपील किया जा सकता है या होल्ड पर रखा जा सकता है ना। तो ये किस पे, यानी एक्सेप्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिविलियंस की एक्सेप्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर एक्सेप्टेंस ज्यादा नहीं है तो लॉ या बिल क्या है, काम लायक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप कहा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर दूसरे वही अगर आप दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे, जैसे मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में या मिलिट्री गवर्नमेंट पे, तो वहां पे ये चीज आप नहीं कर सकते। वहां पे अगर एक बार डिसीजन ले लिया गया तो फाइनल है, वहां पे सिविलियंस की सुप्रीमेसी नहीं होती। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं, जिससे कि रियल चॉइस और कंपटीशन आता है। ठीक, समझ लो कैसे, इसेंशियल एलिमेंट है ये हमारा, एक रेगुलर होगा। हर 5 साल पे आप देखते हो कि इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो चाइना का वन पार्टी रूल, वहां पे तो भाई एक ही पार्टी रूल है, तो कैंडिडेट पे आप दे भी रहे हो और उसके बाद वोटिंग भी करा रहे हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वन पार्टी रूल है। तो अगर दूसरी पार्टी रहती तो ना हम डिसाइड करते कि हाँ हमारे पास ऑप्शन है, या तो इनको चुने या तो इनको चुने, बट वहां पे तो वन पार्टी रूल ही है, तो कोई फायदा नहीं है। मैक्सिको का अगर आप देखो कि वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है 71 ईयर से वहां से क्या है, रूल कर रही है एक तरह से अनफेयर टैक्सेस लगाकर। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूं, ट्रू इलेक्शंस क्या है, रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी। सीधी सी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो फ्री फेयर इलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन होना चाहिए, सबको क्या है, इक्वल रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, रियल पॉसिबिलिटी ऑफ पावर चेंजिंग, तभी वहां पे क्या हो सकता है, पावर चेंजिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो आप, ये ब्लैक है सारे, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मान लो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, अब इसमें से किसी को भी चुनो क्या ही फर्क पड़ना है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का भी है, तो कोई फायदा है नहीं। तो यही एक तरीके से आयरनी कही जाती है कि हाँ वोटिंग करा रहे हैं, डेमोक्रेसी भी है, बट वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कही जाएगी। वो ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी
नहीं कही जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो तो ये फेक डेमोक्रेसी कही जाती है। क्या कही जाती है? फेक डेमोक्रेसी कही जाती है। ठीक, नौ तीसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या मतलब इसका? वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। सीधी सी बात है भाई कि वन पर्सन, एक पर्सन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, वुमेन हो, ठीक है, लड़का हो, लेकिन 18 प्लस, ठीक है। तो अगर ये उसके ऊपर है, 18 प्लस है, तो उनके वोट की वैल्यू, उनके उनका वोट और वो एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू, मतलब तीन क्या होंगे? इक्वली होंगे, चाहे कोई भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन्स जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 प्लस है तो सबके पर्सन का एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करी जाती है इसमें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का ही केस आ गया यहाँ पर। अब एक्सक्लूजन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स को जैसे कि मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया था कि भाई जैसे सऊदी वुमेन्स प्री 2015 से पहले वो वोट नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं इसमें। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इंक्लूसिवनेस। डेमोक्रेसी जनरली क्या करता है? आपने एक चीज पढ़ा भी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पढ़ा, ठीक है, आपने आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? अभी मैं बताता हूँ आपको। अकाउंटेबिलिटी पढ़ा आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, और अभी आप पढ़ रहे हो इंक्लूसिवनेस। यानी डेमोक्रेसी क्या करता है? इंक्लूसिवनेस लेके आता है। इंक्लूसिवनेस मतलब सबको सम्मानित करता है, मतलब सबको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, सारे चीजों को, सारे बात करी कास्ट, रेस, जेंडर, वटेवर, इक्वल वोट वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। इससे क्या होगा? इंश्योर करेगा फेयरनेस एंड लेजिटिमेसी। इस थोड़ा सा एक मैथ के कार्टून की बात करी गई है कि मनी एंड इलेक्ट्रॉल इनइक्वालिटी। थोड़ा सा समझो कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या वो अफेक्ट करेगा? क्या क्या वो इलेक्शंस के अंदर अफेक्ट करता है? क्या क्या वेल्थ जो है अंडरमाइन करेगा क्या 1 पर्सन 1 वोट को? ऐसा नहीं है, 1 पर्सन 1 वोट को अंडरमाइन नहीं करता, बट हाँ वो एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है भाई, इन्फ्लुएंसेस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ये भाई, समझ ना, इन्फ्लुएंस भाई पैसे से, ठीक है, पावर से, ठीक है, आपका मसल पावर से वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक, बट हाँ अगर आप बोलो कि 1 पर्सन 1 वोट चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चौथा आपका है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है भाई? लॉ का रूल होता है, और दूसरा राइट्स की रिस्पेक्ट की जा रही जाती है सभी के। और ये राइट्स की रिस्पेक्ट किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के थ्रू करी जाती है जनरली, है ना, क्योंकि ये राइट्स आपको किसके अगेंस्ट में दी जाती है? पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ तो दी ही जाती है, बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ भी दी जाती है, लेकिन कुछ जो राइट्स होते हैं वो आपके प्राइवेट के खिलाफ भी होते हैं। ठीक है, जनरली लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या मतलब होती है भाई? भाई इलेक्टेड जो लीडर्स होंगे वो लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे करेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, उसको ये फॉलो करेंगे, उनके ही प्रोसीजर्स को ये उसी हिसाब से काम होगा। जैसे यहाँ पे एक जिम्बाब्वे का केस स्टडी दिया हुआ है। ठीक, इसको हम उतना भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देखो अगर आप अंडर मुगाबे रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते गए, मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश, जुडिशियल इंटरफेरेंस करना, जुडिशियरी के अंदर भी इंटरफेरेंस करना, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को क्या करता है? इरोड करता है। क्या करता है? इरोड करता है। ठीक है, सिटीजन्स राइट, सिटीजन्स को राइट होना चाहिए फ्री स्पीच का, ऑपोजिशन एंड प्रोटेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई कोई भी आदमी लॉ के ऊपर नहीं है, सबके क्या है? एक ही, मतलब सब लोग एक समान है। ठीक, यही चीज आपको चेक एंड बैलेंस लेके आता है डेमोक्रेसी के अंदर। क्या लेके आता है? चेक एंड बैलेंस। क्या? चेक एंड बैलेंस, भाई चेक करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जब बात करी जाती है तो आप देखते हो कि तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस करते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी जो कि क्या करती है आपका? इन दोनों को चेक करते हैं कि भाई कोई भी डिसीजन गलत हो रहा है तो वो वहां पे आके खड़ी हो जाती है। तो ये चीज होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, चार हमने फीचर्स की बात करी। पहला किसकी बात करी हमने? चलो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करने। फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा होगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तीसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू का केस आना चाहिए। चौथा आपका रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की बात होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा हम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो हमने सारे बेनिफिट्स जाने, फीचर्स जाने, थोड़ा सा डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं।
क्या देखो, जनरल डेमोक्रेसी के अंदर क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करना होता है ना। डिफरेंट इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुने होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना होता है। अब उनको डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, मिलके बैठ के एक वोटिंग करानी होती है, वो पूरा प्रोसीजर होता है। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, पहला टाइम लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई रूल्स एंड कोई बिल है तो उसमें लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है, वहां पे जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से मैक्सिमम वोट नहीं मिले, तो वहां पे उस पर क्या होता है, अल्पमत में आ जाती है सरकार। सरकार कहाँ आ जाती है, अल्पमत में आ सकती है, और हो सकता है कि सरकार गिर भी सकती है। सरकार गिर सकती है मतलब सीधी सी बात है, सरकार चेंज हो सकती है। सरकार चेंज होने का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई सरकार गिर जाएगी तो फिर नई सरकार बनेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आती है और डिले होता है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन का भी केस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉल जो कंपटीशन होता है वो लीड करता है पॉलिटिकल गेम्स को। भाई जिसके पास पावर होगा वो उसका यूज करने की कोशिश करेगा ही जीतने के लिए, है ना। करप्शन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कैसे पैसे बांटे जाते हैं। अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, पब्लिक को अवेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास जो भी कैंडिडेट्स दिए गए हैं लाइक ए बी सी, इनके बारे में आपके पास वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको क्या है, एक तरीके से आप एक राइट चॉइस नहीं कर सकते, ठीक है, वो बड़ा दिक्कत करता है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आती हैं, ठीक, जनरली क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं सोचते जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज क्योंकि उनको जीतना है तो छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाते हैं। लाइक भाई जीतने के बाद हम 5,000 दे देंगे, जीतने के बाद हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे, ऐसे करके ये लॉन्ग टर्म्स के लिए बेनिफिट नहीं दी। इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी को ही, इंडियन इकोनॉमी को ही क्या होगा, एक तरीके से डिसरप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमने जान लिया कि इसके क्रिटिसिज्म है कि भाई इंस्टेबिलिटी होती है, डिले होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन का केस आ जाता है, अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस होती है हमारे पास, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हम अपनाते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए ना। तो इसी पे डिस्कस करेंगे। क्या डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होती है डेमोक्रेसी के अंदर? बिल्कुल होती है। चाइना वर्सेस इंडियन फेमाइन की बात करें तो इंडिया अवॉइडेड फेमाइन ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। इंडिया जनरली क्या है, फेमाइन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा ड्यू टू पब्लिक प्रेशर, और चाइना अथॉरिटेरियन लीड टू डेडली पॉलिसी फेलियर। और जनरली चाइनीज के अंदर की चाइना क्या है भाई, पॉलिसी फेलियर का केस आ जाएगा वहां पर, है ना। कि अब चलो सिंपल से सोचो कि इंडिया में अगर कोई चीज है भाई, वेलफेयर स्कीम्स की बात करी जाएगी, किसकी, वेलफेयर स्कीम्स की बात करी जाएगी, जो कि आप देख रहे हो कि अभी 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके तरफ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपके आवास के लिए, आपके लिए राशन के लिए, बहुत सारी चीजों पे आपको वो दी गई है। तो वो जो चीजें है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा देती है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन, अब थोड़ा सा बात की क्वालिटी ऑफ, क्या क्वालिटी ऑफ डिसीजन, हाँ भाई, तो इसमें डिबेट होता है, पब्लिकली पॉलिसीज पे डिबेट हो रही होती है, ठीक है, स्क्रूटनी होती है, फीडबैक होता है, कोर्स करेक्शन होता है, क्वालिटी ऑफ जो डिसीजन होगा वो इंक्रीज हो जाती है। बट क्या आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हो सकता है? नहीं, नो एब्सोल्यूट पावर, और डेमोक्रेसी के अंदर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाती है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। सो अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिग्निटी एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स की, तो ये भी होता है भाई। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करी जाती है, क्यों, क्योंकि सभी यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जनरली ईगोस को अलग रखा जाता है और ज्यादातर उस पर डिस्कशन करने की बात करी जाती है, उसका मिड पाथ निकालने की कोशिश करी जाती है कि भाई बीच का रास्ता निकालो कि जिससे कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो पाए, ठीक है। डिग्निटी एंड इक्वालिटी की बात करी जाती है इसके अंदर, फ्रीडम एंड राइट की बात करी जाती है भाई, एंड सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म। और कभी कभी जैसे आपने फार्मर बिल के ऊपर ही देखा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो बिल को रिपील किया ना, वो होल्ड पे रखा, और इसका मतलब भाई उन्होंने सेल्फ करेक्ट किया क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं थी पब्लिक के अंदर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के हम डिस्कस करेंगे कि कोर फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो पहला है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड पावर। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या है, पावर को होल्ड करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस पे वोट होता है, रूल्स ऑफ लॉ एंड राइट्स के ऊपर भी बात करी जाती है, ठीक है, और उसी को फॉलो किया जाता है। और डेमोक्रेसी जनरली
अच्छा, उसके अंदर खामियां तो हैं, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रेंथेस पे क्यों बात करिए, तो उसकी जो फ्लॉज है उसको कैसे एक तरीके से अपसर्ट कर दिया जाता है, उसका रीजन है करेक्टिव मैकेनिज्म। भाई करेक्ट कर लेता है खुद को, गलतियों से सीखता है। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम की रिस्पेक्ट करी जाती है, पीपल्स के सिविक लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी की बात करी जाती है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स, भाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को इंक्लूड किया जाता है। कंपेरेटिव एडवांटेज, और डिफरेंट अगर आप अदर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से देखोगे तो एक तरीके से कंपेरेटिव एडवांटेज रहता है, ठीक है। अनचेक पावर्स को क्या करता है, जनरली डेमोक्रेसी अवॉइड करता है कि भाई नहीं, कुछ जो चीज गलत है उसको एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, ठीक। तो इस तरीके से चीजें हमने डेमोक्रेसी को समझा। अब थोड़ा सा एक इंगेज करने वाला केस है। सिनेरियो फर्स्ट है, इलेक्शंस आर हेल्ड बट ओनली फॉलोअर्स ऑफ स्टेट रिलीजन कैन वोट। इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो स्टेट का जो रिलीजन है उसको ही फॉलो किया जा रहा है, उसको ही फॉलो किया जा रहा है, तो एक तरीके क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा। सिनेरियो बी की अगर बात करें तो वन पार्टी विंस एवरी इलेक्शन फॉर डिकेड्स, यानी एक ही पार्टी लगातार कई सालों से, 10 सालों से जीत रही है, बट वोटिंग इज ओपन। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी एक तरीके से ये भी एक अनडेमोक्रेटिक होगा, या सिक्योरिटी का केस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल से जीत रही है तो गलती है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप इस हिसाब से देखो तो फिर तो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट भी गलत हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें ये होता है कि भाई कैसे जीत रही है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या सबकी एक्सेप्टेबिलिटी है इस गवर्नमेंट के अंदर, तो इस सब चीजों से भी पता चलती है। सिनेरियो सी की बात करें तो ऑपोजिशन विंस 3 इलेक्शन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, तो भाई सीधी सी बात, ऑपोजिशन अगर इलेक्शन जीत रहा है और पीसफुल ट्रांसफर हो रहा है पावर का, तो वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिनेरियो डी की बात करें, गवर्नमेंट कंडक्ट करता है वोटिंग विद एन इंडिपेंडेंट कमीशन, बिना किसी इंडिपेंडेंट कमीशन के गवर्नमेंट ही इलेक्शन करा रहा है, तो वो तो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, इलेक्शन कमीशन है। क्या है, इलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, जुडिशरी की तरह ही है, ठीक। ये हमने डिस्कस किया। और ये स्टेटमेंट, कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोल ड्यू टू रिगिंग डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, भाई मान लो कि कहीं पर मिसयूज हो गया या कहीं पे माल फंक्शंस हो गया, ठीक है, ईवीएम्स के अंदर, या कोई ऐसी चीज होगी, डिसरप्ट होगी वहां की इलेक्शंस, वोटिंग जो डिसरप्ट होगी, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन क्या है, रिपोल का ऑर्डर दे सकता है। तो ये सही है डेमोक्रेसी के अंदर। स्टेटमेंट बी के, मिनिस्टर बाईपास पार्लियामेंट सिटिंग फॉरेन रूल्स अनडेमोक्रेटिक ओवर इट्स, भाई सीधी सी बात है कि एक मिनिस्टर बाईपास कर रहा है पार्लियामेंट को और फॉरेन रूल्स के बेसिस पर, मतलब फॉरेन रूल्स के लिए, तो वो भाई वो अनडेमोक्रेटिक ओवर हो जाती है। प्रोटेस्टेड डिमांड रिपील ऑफ एन अनपॉपुलर लॉ, प्रोटेस्टेड डिमांड कर रहे हैं कि अनपॉपुलर लॉ को क्या करो, रिपील करो। तो ये भी मैंने फार्मर्स ली वाला, फार्मर्स बिल वाली बात करी। स्टेटमेंट डी की अगर बात करें, ए सिंगल पार्टी मोनोपोलाइज ऑल मीडिया आउटलुक, तो ये भी क्या है, अनडेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो इस पे हमने डिस्कस करी थी। रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। डेमोक्रेसी जनरली क्या है, एक कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, तो धीरे धीरे चेंजेस लाते रहना चाहिए करंट सिचुएशंस के हिसाब से। एक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए, एवरीडे सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर पाती है, ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर से डेमोक्रेसी अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू।